वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और आज हमसे इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं माननीय सांसद नरेश बंसल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में सक्रिय भारत। नमस्कार, धन्यवाद। सर आपका क्या कहना है? वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल वक्फ के प्रबंधन में जो खामियां थी, जो पारदर्शिता नहीं थी, भ्रष्टाचार था, उन सबको नियंत्रित करने के लिए और वक्फ की संपत्तियों का गरीब मुसलमानों को लाभ मिले, महिलाओं को उसमें प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं को उसका हक मिले, उनका सशक्तिकरण हो, इस सब उद्देश्य से ये अमेंडमेंट बिल लाया गया और इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। सर विपक्ष का कहना है कि शक्तियों की कटौती की गई है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, आप किसी को इतनी शक्ति दे देंगे कि अपील ना हो, दलील ना हो, जो ट्रिब्यूनल का फैसला वही फाइनल, तो ये ठीक नहीं था। हमने उसको वैधानिक किया है कि अब किसी को लगता है कि ट्रिब्यूनल में से जो आदेश हुआ है, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है वो मान्य नहीं है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट के ऊपर, संविधान के ऊपर, न्यायालय के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है और इसलिए उसकी व्यवस्था उसमें की है। क्या आपको लगता है कि ये विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा? वक्फ कोई धार्मिक वो नहीं है। वक्फ प्रबंधन है और सुप्रीम कोर्ट के भी कई आदेश इस प्रकार के हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, तो ये प्रबंधन है और इसके कुप्रबंधन के कारण वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण है, लोगों का कब्जा है, जो आमदनी उससे होनी चाहिए और जिनके हित में वो व्यय होनी चाहिए, दोनों काम उससे नहीं हो रहे हैं। तो उसको ठीक से करने के लिए, ट्रांसपेरेंट रूप से करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसकी आवश्यकता क्यों लगी? इसकी आवश्यकता इसलिए लगी कि मुस्लिम समाज में से ही ये आवाज़ आई, जैसे इतनी बड़ी संपत्तियां हैं। 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उस समय 4,90,000 प्रॉपर्टी वक्फ की थी, जिनसे आमदनी 163 करोड़ रुपए थी, जबकि सच्चर कमेटी का कहना था कि कम से कम 12,000 करोड़ होनी चाहिए उस समय जी। उसके बाद संपत्तियां भी दुगनी हो गई, करीब 8,90,000 हो गई, लेकिन आमदनी केवल 3 करोड़ बढ़ी, 163 करोड़ से 166 करोड़ हुई, जबकि आज के हिसाब से और 2006 के देखें तो 40-50 हजार करोड़ होनी चाहिए थी, जो गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग में आती, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के काम में आती। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते, कोई मेडिकल कॉलेज खुलते, कोई बड़े इंस्टीट्यूट खुलते, तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। और मुस्लिम समाज में से ये बार बार आवाज़ आ रही थी कि इनमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे पसमानदा समाज है, अब 90% है वो, लेकिन उसकी हालत खराब है, उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं है। बोरा समाज है, आगा खानी है, तो इस प्रकार के जो समाज हैं, जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनके लाभ के लिए वक्त था, तो उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, ना उनका कोई सलाह थी, ना उनका कोई उनको पूछता था, ना उनको वक्फ बोर्ड में या काउंसिल में कहीं उनका स्थान था। महिलाओं का भी ऐसी है, तो ये सब किया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के लिए, और जो मुस्लिमों में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए यह अमेंडमेंट बिल लाया गया। विपक्ष का ये भी कहना है कि यह जो कदम उठाया गया है, यह अपने राजनीतिक फायदों के लिए उठाया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष इस पर जो आपत्ति उठा रहा है उसके पास कोई तर्क नहीं है, वो केवल वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहा है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि वो इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति से देश के अंदर सामाजिक विभाजन कर रहे हैं और इसके परिणाम अच्छे नहीं हुए। विपक्ष साथ ही साथ ये भी कह रहा है इन पार्टी में खुद ही कोई मुस्लिम महिला नहीं है, तो ये मुस्लिमों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा गैस के कनेक्शन दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें बड़ा वर्ग मुसलमानों का है। हमने
मुद्रा लोन दिए, जी। उसमें बड़ा वर्ग मुस्लिम बहनों का है। प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने लिए हैं। तो हम, और 5 लाख तक का कैशलेस इलाज है, हाईवे बने हैं, सड़कें बनी है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसी से भारत 2047 में विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नाम के आधार पर और रेजिडेंस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही साथ विपक्ष एक सबसे अहम मुद्दा ये भी उठा रहा है कि अगर जैसे नॉन मुस्लिम में हिंदुओं को एडवांटेज मिल रहा है, तो क्या इन फ्यूचर मुस्लिमों को भी हिंदुओं के साथ जोड़ा जाएगा, या हिंदुओं के ट्रस्ट में मुस्लिमों का भी स्वागत होगा? इस बात को समझना चाहिए, वक्फ को जिस प्रकार की ताकतें दी गई, वक्फ में अमेंडमेंट पहले भी हुए, 95 का है, 2013 का है। 2013 में विशेष रूप से जो ताकत दी गई और उसके कारण जो लिटिगेशन बढ़े हैं, और वो लिटिगेशन केवल मुसलमानों के साथ नहीं है, उसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी संपत्ति को वक्फ ने कह दिया हमारी और है नहीं, कोई प्रमाण नहीं है उसका। तो अब चूंकि वो कोर्ट में जा सकता है, पहले तो ट्रिब्यूनल में ही जब नॉन मुस्लिम भी होगा, क्योंकि बहुत सारे मामले नॉन मुस्लिम के आएंगे, तो उसकी देखरेख कौन करेगा? नहीं तो सारे मामले में एक ही तरफा है, वही मुंसिफ है, वही वकील है, वही जज है, उन्हीं का फैसला है, तो जो पीड़ित है उसे तो सजा ही मिलेगी, उसको क्या मिलेगा? लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से सोचने वाले कुछ लोग हैं, और उसमें 22 लोग होते हैं वक्फ बोर्ड में, केवल 3 है, 3 या 4, तो बहुमत तो नहीं है ना, बहुमत उन्हीं का है, बहुमत उन्हीं का रहेगा, कभी भी नहीं हो सकता दूसरों का। लेकिन उस पर अपने एक्सपर्टाइज अन्य लोगों को भी देने के लिए उसमें रखने की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए रखा गया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े थे नरेश बंसल जी, और आप देख रहे हो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत, और मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रेमा प्रियदर्शनी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। मैं हूँ आपके साथ फिर से प्रेमा प्रियदर्शनी। वक्फ बिल पारित हो चुका है और आज इस पे प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप वर्मा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सक्रिय भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हुए मुझे पता है कि समय का बहुत अभाव है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड जो पारित हुआ है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वास्तव में बहुत लंबे समय से जी। पूरे देश में वक्फ से जुड़े हुए जो विवाद थे, और वक्फ कानून से बहुत बड़ी संख्या में इस देश में पीड़ित लोग थे, उनकी एक लगातार मांग रही है कि इस कानून की कमियों के कारण उनकी जो प्रताड़ना हो रही है उससे उनको मुक्ति दिलाई जाए। अब ये कानून कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति इस कानून के प्रावधानों के कारण पीड़ित हो जाता है तो वो कहीं सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता है। भारत में आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर संपत्ति संबंधित कोई भी मालिकाना का विवाद होगा तो सिविल कोर्ट उस पर निर्णय देता है। हम टाइटल सूट करते हैं, सिविल सूट करते हैं, उस पे उसका निर्णय होता है। वक्फ कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं था। अगर वक्फ से संबंध कोई विवाद निपटारा नहीं होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा वक्फ के ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, माने उनसे बाहर जाकर के कहीं अपील करने की गुंजाइश नहीं थी। वक्फ में संपत्तियों को शामिल करने का एक बड़ा एक असंवैधानिक प्रावधान था कि वक्फ में कोई संपत्ति अगर शामिल कर ली जाती है तो वक्फ बोर्ड को उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह संपत्ति कैसे उनकी है। जिस व्यक्ति की संपत्ति शामिल की गई है उस व्यक्ति को यह बताना पड़ेगा कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है, यह मेरी है।
तो ऐसे ढेर सारे असंवैधानिक प्रावधान वक्फ कानून में थे। पहले तो वक्फ कानून होना ही नहीं चाहिए था देश में। भारत का संविधान किसी भी धर्म के आधार पे किसी संपत्ति का रख रखाव करने का कोई प्रावधान नहीं करता है। लेकिन ठीक है, चलिए बन गया था, वक्फ कानून बन गया, तो उसके सारे असंवैधानिक जो व्यवस्थाएं थी उसमें, उसको हटाना बहुत जरूरी हो गया था। कितने खतरनाक प्रावधान थे, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आजादी के समय वक्फ के पास 50,000 एकड़ के आसपास जमीन थी, जो अब बढ़ करके करीब करीब 45 से 50 लाख एकड़ हो गई थी। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से वक्फ ने जमीनों पर कब्जा करना प्रारंभ किया था। और इसका लाभ कौन ले रहा था? कुछ गिने चुने लोग। आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं था। प्राइम लोकेशन में स्थित जमीनें वक्फ के अंदर ले ली जाती थी, बाद में उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता था और उसका फायदा कुछ खास लोगों को पहुंचता था। औने पौने दामों में बहुत प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज वक्फ से लोग भाड़े पे ले लेते थे, बाद में उसका व्यावसायिक उपयोग करके बहुत मोटा पैसा बना रहे थे। पूरे देश भर इस प्रकार की अव्यवस्था थी। तो इस देश का जो गरीब, पसमानदा, दलित मुस्लिम समाज था, वो इससे सर्वाधिक पीड़ित था। अब नया कानून आने के बाद वक्फ में जो संशोधन किया गया है, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास जब उस पर अंतिम मुहर उनकी लग जाएगी और ये कानून का रूप ले लेगा, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आम मुसलमान को होने वाला है। वक्फ की संपत्ति का लाभ आम मुसलमान को मिलने लगेगा। जी सर। लोगों को ये भय खत्म हो जाएगा कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बिना जानकारी के वक्फ में शामिल कर ली जाएगी। इस प्रकार के भय से लोग मुक्त होंगे। संभल इसका जीता जागता उदाहरण है, किस प्रकार से संभल में वक्फ कानून के कारण लोगों ने अपनी संपत्ति गंवाई है, अपने घर मकान गंवाए हैं। दिल्ली का संसद भवन, आगरे का ताजमहल, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी होने के रास्ते पे बढ़ रहे थे। तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम भारत की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एनडीए ने उठाया है और दोनों सदन में इसको भारी समर्थन प्राप्त हुआ। सर, विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आ रही है बहुत ज़्यादा। तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि क्या वक्फ में शक्तियों से छेड़छाड़ करना ज़रूरी था? नहीं, वक्फ के किसी भी शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं किया गया है। वक्फ की जो असंवैधानिक शक्तियां उनको मिली हुई थी, उसे समाप्त किया गया था। भारत में एक कानून है, भारत में आपको संपत्ति संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए एक बहुत अच्छा कानून पहले से है। उसके तहत सभी संपत्तियों के विवादों का निपटारा होगा। वक्फ में एक अलग व्यवस्था बनी हुई थी। इस असंवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया है, अलग से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सर, ओवैसी ने तो कानून का दरवाजा भी खटखटा दिया है, इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, लोग जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के आप जिस दरवाजे भी जाएंगे तो लोग देखेंगे कि भाई संवैधानिक जो प्रावधान है उसके अंदर ही ये नए अमेंडमेंट्स आए हैं। तो सब जगह वही परिणाम आने वाला है। अभी तक वो कानून असंवैधानिक था, उसको संवैधानिक बनाने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। विपक्ष ने जो सबसे बड़ा बवाल काटा है वो यही है कि नॉन मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट, इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, पहले तो एक भ्रम फैलाया जाता है कि वक्फ एक धार्मिक संस्था है। वक्फ धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ एक प्रबंधन करने वाली संस्था है। वक्फ के अंदर आने वाली जो संपत्ति है
उस संपत्ति का प्रबंधन कौन करेगा, ये वक्फ बोर्ड का काम है। और प्रबंधन करते समय उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का और का समावेश होना है, उसकी जो टीम बनेगी। और उसमें पहले रोक थी कि प्रशासनिक अधिकारी या अन्य श्रेणी में भी लोग अगर उस टीम में आएंगे तो वो मुस्लिम होने चाहिए। इस असंवैधानिक प्रावधान को हटाया गया है। कोई प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो हिंदू और मुस्लिम नहीं होता है। इसलिए प्रावधान हटाए गए हैं कि भाई कोई प्रशासनिक अधिकारी उस टीम का, वक्फ टीम का हिस्सा होता है और वो अगर मुस्लिम नहीं है तो उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, वो फिर भी वक्फ प्रबंधन का हिस्सा बन सकेगा। इतना ही किया गया है। अलग से क्यों किसी को वहां पे ले जाया? वो जो रोक लगी हुई थी, एक असंवैधानिक रोक थी, उसे हटाया गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सक्रिय भारत। नमस्कार।